वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी जब से लागू हुई है तब से मुझसे सब्सक्राइबर एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो कर्मचारियों है जो कि बीएसएनएल एम्प्लॉइज है इनकी क्या डिमांड्स रखी गई है। तो पहले तो 3 डिमांड रखी गई थी जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था, ठीक है। लेकिन अब ये डिमांड बढ़ के 4 हो गई है। अब 4 जैसे 3 सितंबर 2025 की एक अपडेट आई थी जहां पर 4 डिमांड रखी गई थी। मैंने उसका एक वीडियो बनाया था, लेकिन वहां पर मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं बताया था, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाता या फिर ऐसा कुछ सब रीज़न के कारण मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं बताया था। लेकिन आज 3 सितंबर 2025 की जो अपडेट है उसमें जो 4 डिमांड बताई गई है उसको पूरी डिटेल तरीके से बताऊंगा, ताकि जो भी सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे हैं उनको उसका जवाब मिल सके कि आखिर क्यों। क्योंकि मेरे चैनल से जितने भी यहाँ पर सब्सक्राइबर जुड़े हैं अधिकतर बीएसएनएल एम्प्लॉइज ही होंगे, ठीक है। तो उनको पूरी बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुलभ विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर 4 डिमांड रखी गई है, एक तरह से मांग बोल सकते हैं। उनकी मांगे क्या है, 4 मांगे रखी गई है बीएसएनएल एम्प्लॉइज की तरफ से, ठीक है। तो पहली मांग है फिटमेंट फॉर द नॉन एग्जीक्यूटिव शुड बी एट पर विद द एग्जीक्यूटिव। दिस पॉइंट शुड बी मेंशन्ड इन द वेज रिवीजन एग्रीमेंट, ठीक है। अब इस न्यूज़ में जो पॉइंट है इसका क्या मतलब हुआ, पूरा डिटेल बताता हूं आपको। इसका मतलब यह है कि किसी भी कंपनी में काम करने वाली सभी लोगों को, चाहे वह ऊंचे पद पर काम कर रहा हो, चाहे वो मैनेजर डायरेक्टर हो, चाहे वो निचले पद पर काम कर रहा हो जैसे कि क्लर्क है, टेक्नीशियन हो, ठीक है, कुछ समान वेतन मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर सैलरी समान मिलने की बात की जा रही है, ठीक है। यह बात उनके वेतन संशोधन में लिखी होनी चाहिए। यह विचार इस सिद्धांत पर आधारित है कि सभी कर्मचारियों का जो काम है वो मूल्यवान होता है, ठीक है, और किसी को भी उनके पद के कारण कम वेतन नहीं मिलना चाहिए। इसे एक उदाहरण से समझ लें। मान लीजिए कि एक कंपनी है जहां 2 तरह के लोग रहते हैं, जैसे एक कार्यकारी कर्मचारी होते हैं, एक गैर कार्यकारी कर्मचारी होते हैं, एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय और नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय। अब एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय में मैनेजर और जो उच्च अधिकारी जो कि कंपनी का डिसीजन लेते हैं वो आते हैं, और नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स में यहाँ पर आते हैं तकनीशियन, सहायक कर्मचारी, रोजमर्रा में जो भी काम करते हैं डेली बेसिस पर वो, ठीक है। एक नए मैनेजर का वेतन एक पुराने क्लर्क के वेतन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों का योगदान कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कंपनी में यह नियम लागू होता है तो इसका मतलब यह है कि कंपनी के पद के आधार पर कोई वेतन में भेदभाव नहीं किया जाए। पर इस पॉइंट जो बीएसएनएल एम्प्लॉइज के इस पॉइंट पर ध्यान दिया जाए, इस डिमांड पर ध्यान दिया जाए, तो यहाँ पर फिलहाल तो मेरे हिसाब से ये लागू नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, आप भी अपना विचार जरूर बताइएगा कमेंट में। लेकिन देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि इनकी डिमांड ये है कि जो मैनेजर वगैरह है जो कि बहुत नीचे इस तरह से धीरे धीरे करके ऊपर गए हैं, अब बीएसएनएल कर्मचारी ये बोल रहे हैं कि उनका जो पेमेंट है वो एक नीचे जो क्लर्क है उनके पेमेंट के बराबर होनी चाहिए। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अब क्लर्क को यहाँ पर अगर बीएसएनएल में 25,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, और उनको 1.5-2 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो भैया क्या कोई कंपैरिजन है? नहीं है, 1% भी कंपैरिजन है नहीं। तो ऐसे में क्या है कि इससे तो क्या है कि हो सकता है जो कंपनी की व्यवस्था है वो डगमगा जाए, जो ऐसा कर दे तो। वैसे इन्होंने ये भी कहा है कि जो भी नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जाता है उसकी सैलरी पुराने नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बराबर होनी चाहिए, ये भी ठीक है। तो देखते हैं ये डिमांड 11 सितंबर 2025 को इन डिमांड पर क्या होता है। लेकिन फिर आप दूसरी डिमांड देखते हैं। मैनेजमेंट शुड गिव एश्योरेंस दैट द पे स्केल implement in this wage revision should not be made the basic for the next wage revision। अब इसका क्या मतलब हुआ वो देखते हैं। प्रबंधन को यह आश्वासन देना चाहिए कि इस वेतन संशोधन में लागू वेतनमान को अगले वेतन संशोधन का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। अब देखिए, इसको अगर हम आसान से शब्दों में समझते हैं, जब कंपनी या संगठन अपने कर्मचारी का वेतन बढ़ा रही है तो उन्हें यह वादा करना चाहिए कि इस बार जो नया वेतन किया गया है वो अगली बार वेतन बढ़ोतरी जैसे कि 5 साल बाद जो भी वेतन बढ़ेगा शुरुआती बिंदु नहीं जाना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल से इसको पूरी तरीके से डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए कंपनी में कर्मचारी है, अभी उसकी सैलरी 50,000 है, ठीक है। तो सामान्य तरीका जो कि मैनेजमेंट पहले से चलाता आ रहा है उस तरीके में क्या होता है, अगर कंपनी 10% वेतन बढ़ाती है तो नई सैलरी 55,000 हो जाएगी, ठीक है। अब 50,000 सैलरी थी, अब 10% बढ़ाए तो 55,000 5,000 रुपये बढ़ गया। अगली बार जब वेतन बढ़ता है तो मान लीजिए 3 साल बाद बढ़ा, तो ऐसे में जो सैलरी है 55,000 की सैलरी पर ही आधारित होगी, ठीक है।
ऐसा बीएसएनएल मैनेजमेंट करती है। लेकिन अब जो डिमांड है कर्मचारियों की तरफ से वो देख लीजिए, इस बार कंपनी ने आपकी जो सैलरी है वो 50,000 में 10% की बढ़ोतरी करके 55,000 कर दी है, ठीक है। लेकिन साथ ही कंपनी को यह आश्वासन भी देती है कि अगली बार जब भी वेतन बढ़ेगा वह 55,000 पर आधारित नहीं होगा, वो 50,000 पर आधारित होगा, जो पुरानी आपकी सैलरी थी, ठीक है। ये बीएसएनएल एम्प्लॉइज की डिमांड है, ठीक है। तो ये जो अभी फिलहाल दूसरी डिमांड थी उसका मतलब डिटेल में ये है। अब अगर हम तीसरी डिमांड की बात करें तो क्या है, यहां पर देखते हैं, लॉस ऑफ पे टू एनी एम्प्लॉय आफ्टर इंप्लीमेंट ऑफ दिस वेज रिवीजन शुड बी कंपेंसेट बाय ग्रांटिंग एडिशन इंक्रीमेंट्स, ठीक है। आप देखते हैं इसमें क्या डिमांड करी गई है बीएसएनएल एम्प्लॉइज की तरफ से, ठीक है। वेतन संशोधन सैलरी रिवीजन लागू हो तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी कर्मचारी को नुकसान ना हो, ठीक है। पीआरसी जब लागू होती है तो सैलरी बढ़ाने के लिए होती है, नुकसान के लिए नहीं, ठीक है। यदि किसी संशोधन के बाद पहले से कम वेतन मिलने लगे तो इसकी भरपाई के लिए अतिरिक्त वेतन दिया जाना चाहिए या फिर वृद्धि होनी चाहिए। इसे एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए नया वेतन जो कि सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो लागू करती है, ठीक है। एक कर्मचारी है जिसका जो अभी मासिक सैलरी है वो 40,000 रुपये, ठीक है। अब जो नया स्ट्रक्चर लागू होने के बाद उसकी जो सैलरी है वो 38,000 हो जाती है, तो मतलब कम हो गई, 2,000 माइनस हो गई, ठीक है। अब इस स्थिति में अजय जो कि कर्मचारी है 2,000 का, उसको 2,000 का नुकसान हो रहा है, तो उसकी पहले 40,000 थी पुराना वेतन और अब पीआरसी लागू होने के बाद 38,000 हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इस नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी को कर्मचारी को कम से कम 2,000 की अतिरिक्त वृद्धि देनी होगी ताकि उसका मूल वेतन 40,000 से कम ना हो। इस तरह यह सुनिश्चित होगा कि नया संशोधन किसी के लिए घाटे का सौदा ना बने, ठीक है। अब यह नियम कर्मचारियों के हित में होगा और उन्हें आश्वस्त करेगा कि संशोधन का जो उद्देश्य है, टारगेट है, वो कर्मचारी है उनकी सैलरी को बढ़ाना है, ना कि घटाना, ठीक है। अब यहाँ पर तो चलो ठीक है, एकदम सही बात बोली गई है इसमें, इस पॉइंट में, कि अगर सैलरी जो नई पीआरसी लागू होने के बाद, ठीक है, नया वेतन संशोधन लागू होने के बाद अगर सैलरी बढ़ नहीं रही है और घट रही है तो इस स्थिति में जितनी घट रही है उतना मैनेजमेंट को हेल्प कर देनी चाहिए। तो ये तो सही डिमांड दी गई है। अब लास्ट है जो चौथी डिमांड है, स्टेगनेशन फेस्ड बाय एनी एम्प्लॉय, स्टेगनेशन फेस्ड बाय एनी एम्प्लॉय आफ्टर इंप्लीमेंट ऑफ दिस वेज रिवीजन शुड बी अप्रोप्राइटली एड्रेस बाय द मैनेजमेंट, ठीक है। आप देखते हैं ये चौथी डिमांड है, इसका यहाँ पर क्या बताया गया है। वेतन बढ़ोतरी या किसी भी तरह के बदलाव के बाद कर्मचारियों को अक्सर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये परेशानियां सैलरी से जुड़ी हो सकती है, नई सैलरी स्लिप को समझना, टैक्स की गणना करना, जो टैक्स कैलकुलेट होता है, ठीक है, या फिर बैंक खाते में सही समय पर सैलरी नहीं आना, ठीक है। अब इन सभी परेशानियों को ही अस्थिरता कहा जाता है। मैंने गाइस इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था, 3 सितंबर 2025 का ही वीडियो था वो, जिसमें मैंने सैलरी ठहराव के बारे में आपको बताया था, लेकिन ज़्यादा डिटेल नहीं दी थी, तो आज उसकी पूरी डिटेल देता हूँ आपको। तो उसके बाद कर्मचारी, जब कंपनी वेतन संशोधन लागू करती है तो उसके बाद कर्मचारियों को कुछ समय के लिए व्यवस्था को तालमेल में बिठाने की दिक्कत होती है। कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो बदलाव की वजह से किसी भी कर्मचारी को परेशानी ना हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, नई सैलरी स्लिप को समझना। अब यहाँ पर नई सैलरी स्लिप आती है तो उसको समझने में दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए से बढ़कर 60,000 रुपए हो गई, कंपनी ने सैलरी, लेकिन उसमें कुछ नए भत्ता अलाउंसेस जोड़कर दिए हैं, जिसे समझना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इस कंडीशन में कंपनी एचआर विभाग को आपकी मदद करनी चाहिए और नई सैलरी को हर एक हिस्से को समझने में आपकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। अब टैक्स को कैलकुलेट कैसे करें, सैलरी बढ़ने से टैक्स स्लैब में भी बदलाव हो सकता है। यह किसी कर्मचारी को समझ में नहीं आ रहा है तो उसे कितना टैक्स देना होगा, तो कंपनी को एक वित्तीय विशेषज्ञ जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं की मदद से यह जानकारी उनको देनी चाहिए, ठीक है। अब भुगतान में देरी, तो यहाँ पर अगर सैलरी आने में देरी हो रही तो उसका क्या है। वेतन में बदलाव के बाद अगर किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से सही समय पर सैलरी नहीं आती है तो कंपनी को तुरंत उस समस्या को ठीक करना चाहिए और कर्मचारियों को भुगतान की स्थिति के बारे में जानकारी देनी चाहिए, ठीक है। जो अस्थिरता है, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है, जो डिमांड है ये भी ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जैसे न्यू पीआरसी जब लागू होगी तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती कर्मचारियों को, उसके बारे में जो जितने भी मुख्य जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वो इम्पोर्टेंट जो भी खबर है वो कर्मचारियों को देनी चाहिए, इम्पोर्टेंट जानकारी देनी चाहिए उसके बारे में, ताकि समझ सके कर्मचारी, ठीक है। तो फिलहाल तो देखिए
मैंने एक ही यहाँ पर बताया आपको कि जो पहला यहाँ पर बताया गया था, पहला पॉइंट, उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि यार जो बड़े कर्मचारी है, छोटे कर्मचारी की सैलरी एक जैसी होनी चाहिए, तो लगभग ये तो नहीं हो पाएगा। लेकिन 3 डिमांड काफ़ी सही है, ये शायद यहाँ पर लागू हो जाए इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये जो 4 यहाँ पर डिमांड की गई थी, इसकी पूरी डिटेल जानकारी मैंने आपको दे दी है। इन डिमांड से रिलेटेड, इस जानकारी से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।